तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में ज्योतिबा फुले जी की थॉट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे या जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Jyotirao Phule, like Dayanand, had the desire for a form of social organization that would reflect the merits and aptitudes of the individuals rather than enforcing birth as a basis both for occupation and for religious status. देखिए दोस्तों, ज्योतिराव फुले जी का जो विचारधारा था वो दयानंद सरस्वती जी से काफ़ी मिलता जुलता था। और उनका उनका भी ये विचारधारा था कि जो सामाजिक गठन है, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो व्यक्ति की गुण और उसकी क्वालिटीज़ पे, उसकी जो भी अंदर में जो भी उसकी क्वालिटीज़ है, जो गुण है अंदर अंदर में, उसके आधार पर होना चाहिए, ना कि उसकी जन्म या जाति के आधार पर होना चाहिए। तो उस समय की जो भारतीय समाज था वो कई सारा जाति पे बँटा हुआ था, और उसी से उसका मतलब कार्य निर्धारित होता था, या उसका धार्मिक जो स्टेटस है समाज में, उसके जो स्तर होगा वो भी निर्धारित था। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 कास्ट में या जाति में समाज बँटा हुआ था, और उसी के आधार में उसका कार्य निर्धारित होता था, या उसी के आधार पे उसका धार्मिक स्थिति या सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होता था। तो इस तरह का जो आपका जो जाति के आधार पे जो समाज का विभाजन या समाज का जो गठन, वो नहीं मानते थे, बल्कि व्यक्ति की गुण या उसकी क्वालिटीज़ के आधार पे आपका समाज का गठन होना चाहिए, या समाज में उसका कितना अवदान है, समाज में उसका कितना योगदान है, उसके आधार पे ही उसका समाज में स्तर होना चाहिए था। ये मानना था ज्योतिराव फुले जी का। अभी आगे देखते हैं। द प्ले तृतीय रत्न, द थर्ड आई, विच पब्लिश्ड इन 1855, इज अ पावरफुल एक्सपोजिशन ऑफ हिज इडियोलॉजी। और उनका जो विचारधारा था, उनका जो एक नाटक था तृतीय रत्न, जो अंग्रेजी में कहा जाता थर्ड आई, तीसरी आग, वो ये पब्लिश कब हुआ था, यहाँ पे एक फैक्ट मिल रहा है हम लोगों को, 1855 में, 1850 में। तो उनकी जो विचारधारा है, इसी नाटक से ये प्रकट होती है। ये नाटक के ज़रिए में उनका ये विचारधारा का मतलब हम लोग जान पाए हैं कि उनका समाज में उस जाति के आधार पर जो समाज विभाजन था, उसके बारे में उनका क्या सोच था। The play is about the exploitation of an ignorant and superstitious peasant couple by a cunning Brahmin priest and their subsequent enlightenment by a Christian missionary. तो ये तृतीय रत्न जो नाटक था, उसमें क्या दिखाया गया था, उसमें दिखाया गया था किस तरह एक मतलब एक्सपर्ट शोषण किया गया था आपका एक इग्नोरेंट, एक मतलब अनपढ़, और एक जो सुपरस्टिशन समाज में जो आपका अंधविश्वास पे अधीन, अंधविश्वास से लत हुआ एक जो पीजन कपल, एक गरीब किसान परिवार को मतलब दंपति को एक मतलब एक कनिंग, एक कपटी ब्राह्मण, एक पुरोहित ने किस तरह उनको शोषण करके रखा था, और बाद में उनको जाके एक एनलाइटमेंट, एक जीवन मिला था, एक उनका जीवन का परिवर्तन हुआ था, और किसके हाथों में, एक क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों में। तो इसी के आधार पे उनका ये नाटक आधारित था। अभी दोस्तों, इस नाटक के बारे में यहाँ पे क्यों उल्लेख किया गया था, क्योंकि इस नाटक से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आती हैं, जो कि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ज्योतिराव फुले जी की विचारधारा के अनुसार। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट इन दिस प्ले। फर्स्ट, क्रिटिकल ऑफ ब्राह्मण डोमिनेशन। पहला है जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, समाज में जो ब्राह्मण समाज का जो दबदबा था। ही मेड ए वाइडर पॉइंट कंसर्निंग द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ हिंदू रिलीजन that in its present form impose an ideological hegemony on the Shudras and by suggesting several purifying rituals। जो आपका ब्राह्मण तबके का जो समाज जो जाति था, उनका जो दबदबा था, आपका जो ऑपरेसिव शोषण करने वाला जो विचारधारा था, और ये उसी के आधार पे वो शूद्र जात, जो नीचे नीचे समाज का सबसे नीचे जाति का जो लोग थे, शूद्र जात, उन पे किस तरह का अत्याचार या शोषण कर रहा था ये ब्राह्मण समाज, ये धर्म के आधार पे। एंड सेवरल प्यूरिफाइंग रिचुअल्स, और उनको कहीं सारा मतलब प्यूरिफाइंग रिचुअल में शुद्धिकरण का रिचुअल करना पड़ता था, जिससे कि उनका शुद्धि हो। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मटेरियल इम्पोजिशन ऑफ द अनटचेबल्स। और इससे क्या होता था, जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको दबा के उनका जो समाज में शोषण होता था, तो उनका ये आर्थिक अवस्था जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि उनको अच्छा काम नहीं मिलता था, उनको समाज में दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना उनका मना था, तो उच्च स्तर के लोगों के साथ इस तरह उनका दिन ब दिन उनका जो आर्थिक परिस्थिति है वो धीरे धीरे
एकदम बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही थी और उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है क्योंकि वो अछूत देते थे, क्योंकि बड़ी जात के लोग अगर छू देते थे तो वो अपने आप को अपवित्र मानते थे। तो इस तरह का कुरीति के खिलाफ इस नाटक में आपका जो नाटक से ये उनका मनोभाव जो फुले जी का जो विचारधारा था इस नाटक से ये प्रकट होती है। Secondly, by underlying the role of a Christian missionary who rescued the couple from the clutches of the greedy Brahmin, Fuller seemed to have explored the possibility of conversion as probably the only practical device to get out of the exploitative Hindu religion. तो इस नाटक से ये साबित होता है कि जो एक मतलब शूद्र परिवार को जो ब्राह्मण एक मतलब कपटी और लालची ब्राह्मण पुरोहित ने जिस तरह शोषण किया था और उससे उनका निकलने का एक ही उपाय था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो अपना धर्म से वो क्रिश्चियन रिलीजन में जो क्रिश्चियन मिशनरी जो उनको जो उद्धार किया था, उनको जो बचाया था उस ब्राह्मण पुरोहित से, तो यहाँ से ये साबित होता है कि उनका विचार है कि कन्वर्शन जो धर्मांतर करना है आपका हिंदू रिलीजन से कोई दूसरा रिलीजन में जाने से ही जो शूद्र जात है उनका उद्धार हो सकता है। इस तरह का उनका विचारधारा था। Although in the play Phule did not talk about conversion per se, he by supporting the conversion of Pandita Ramabai, a Chitpavan Brahmin scholar, defended arguments in his support. तो देखिए ये जो तृतीय रत्ना जो नाटक है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो वास्तविक तौर पे बिल्कुल मतलब एकाएक ये प्रकट नहीं हुआ था कि कन्वर्शन वो सपोर्ट करते हैं। फुले जी ज्योतिराव फुले जी धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट किया था नाटक में जो पंडिता रामाबाई जो एक नाटक में एक पात्र थे, जो एक चित्पवन ब्राह्मण स्कॉलर थे, उनका जो धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म जो लिया था, तो उनका समर्थन से इस नाटक में ये जाहिर होता है कि वो धर्म परिवर्तन को मानते थे, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म जाने को वो पुष्टि करते हैं, उसको सपोर्ट करते थे। To him, Christianity was not only an escape from Brahmanical oppression but also a religion offering salvation. तो उनके अनुसार जो क्रिश्चियनिटी है वो एक ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण तबके के लोग स्तर से जाति से ब्राह्मण के शोषण से बचने का एक जरिया भी नहीं है, बल्कि उनका धार्मिक मुक्ति का भी एक जरिया है क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन होना, ये उनका मानना था। Thirdly, underlying this story, there remained another major ideological point concerning the importance of education in sustaining the Brahmanical hegemony in Hindu society. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आती है ये है जो ब्राह्मण समाज के लोगों का जो अंग्रेज़ी पे दखल या अंग्रेज़ी का ज्ञान, उसके बलबूते पे वो लोग मतलब दूसरे समाज में दूसरी जाति पे अपना दबदबा बना के रख रहे थे। मतलब शिक्षा के बलबूते पे ही वो दूसरे स्तर के लोगों का जो नीचे स्तर के लोग हैं उन पे अपना दबदबा बना के रखे हुए थे, क्योंकि ये हम लोगों को मालूम है जो समाज में जो शिक्षित लोग हैं उनका हमेशा दबदबा रहता है अशिक्षित लोगों पर। तो ब्राह्मणिक हेजमनी है, उनका जो दबदबा है हिंदू सोसाइटी में, उनका शिक्षित होना या अंग्रेज़ी पे उनका ज्ञान होना ही उसका एक कारण है। अभी आगे देखते हैं। He was persuaded to believe that access to education and particularly literacy in English conferred vital resources on the Brahmins as a social group. और उनको ये मानने पे वो ये बाध्य हुए थे कि जो अंग्रेज़ी पे दखल मतलब शिक्षित होना और लिटरेसी इन इंग्लिश अंग्रेज़ी से शिक्षित होना ही उन ब्राह्मण को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, इम्पोर्टेंट ज़रिया प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दूसरे समाज में दूसरे स्तर के को दबदबा पे समाज के दूसरे स्तर को दबा के रखने के लिए या समाज के दूसरे स्तर से ऊपर रह सकने के लिए उनका शिक्षित होना ही या अंग्रेज़ी पे उनका ज्ञान होना ही एक इम्पोर्टेंट एक कारण है। As a result, the Brahmins continued to dominate the contemporary social, political and administrative domains. और इसी कारण से जो ब्राह्मण है वो मतलब अपना समाज में अपना दबदबा बना के रखे थे उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स है, जो शासन प्रणाली में ब्राह्मण का दबदबा हमेशा रहा था उनका शिक्षित होने के बलबूते पे। अभी आगे देखते हैं। By acquiring the new skills in the changed circumstances of the British rule, the Brahmins therefore sustained their influence by redefining their souls in accordance with the requirements of the day.
तो इस तरह से जो शिक्षित होने के बलबूते पे जो उन्होंने जो नई-नई स्किल्स जो उन्होंने कला जो गुण या योग्यता उन पे आई थी, ये समाज जो बदलता हुआ परिस्थिति में, तो उसी के बलबूते पे जो ब्राह्मण्स है वो उनका जो दबदबा या उनका इन्फ्लुएंस है, उनका जो पहचान है या उनका जो रोल है, वो हमेशा मतलब उस समय की परिस्थिति के अनुकूल हुआ था और उसी से उनको समाज में एक उच्च स्तर का एक जगह मिला हुआ था या एक पावर मिला हुआ था। In other words, by being English literate, the Brahmins emerged as the most useful social group that the British government could ill afford to ignore, given their obvious role in running the administration. और उनका अंग्रेजी सीखना ही, अंग्रेजी का ज्ञान होने के कारण जो ब्रिटिश है उनको भी उनको मानने पे बाध्य हो गए थे कि समाज को चलाने के लिए वो यूज़फुल एक आवश्यक एक सोशल ग्रुप है और उनका जो शासन प्रणाली में रहना या उनका योगदान ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसीलिए वो मतलब ब्राह्मण समाज को कभी भी उनको मतलब अवमानना नहीं कर सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हमेशा उनका रोल को उनको काम पे लेना होगा और या उनका जो योगदान है उसको ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ेगा या उनको इज़्ज़त देना पड़ेगा। तो इनका अंग्रेज़ी से शिक्षित होना ही उनका समाज में उच्च स्तर पाने का एक इम्पोर्टेंट कारण बन गया था। ये मानना था ज्योतिराव फुले जी का।